गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का 12th की पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में। मैं हूं सुनील जैन और आप देख रहे हैं एजुकेशनल चैनल फुल सुंदर एजुटेक, जहां पर आपको पॉलिटिकल साइंस के हर वीडियो आपको वहां पर अवेलेबल होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, जो आपकी फर्स्ट बुक है उसका फर्स्ट लेसन शीत युद्ध का दौर। और इस लेसन का हम कुछ पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। परिचय में दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का वर्चस्व की लड़ाई, दोनों में शीत युद्ध की स्थिति, आपस में मनमुटाव, क्यूबा का मिसाइल संकट। क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश था जो था तो सोवियत रूस के साथ, लेकिन वो अमेरिका के तटीय क्षेत्र पर स्थित था और सोवियत रूस ने वहाँ पर अपनी मिसाइलें वगैरह वो तैनात कर दी, परमाणु हथियार वो वहाँ पर सैनिक ठिकाना बना दिया। तो इसको लेकर अमेरिका को चिंतित हुई और ये शीत युद्ध का एक सबसे बड़ा कारण बना। इसके बाद हमने पढ़ा शीत युद्ध क्या है, यानी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो ये तनातनी का माहौल चला। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी पूरा विश्व जो है वो दो ध्रुवों में, अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में दो ध्रुवों में बट गया। नाटो और सीएटो की स्थापना हुई। ये तीसरी दुनिया के रूप में जो गुटनिरपेक्ष देश थे जिन्होंने किसी भी गुट का साथ नहीं दिया, तो ये तीसरी दुनिया के रूप में भी हम इसको देख सकते हैं। पहली दुनिया, दूसरी दुनिया और तीसरी दुनिया के रूप में। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था शीत युद्ध के दायरे, यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी कई जगह पर लड़ाइयों की स्थितियां भी हुई, छोटे मोटे युद्ध भी हुए, खूनी लड़ाइयां भी हुई, लेकिन कुल मिलाकर ये विश्व युद्ध के रूप में नहीं बदल पाया। ये सबसे बड़ी बात रही। शीत युद्ध का पूरा घटनाक्रम हमने इसमें देखा था, शुरू से लेकर एंड तक, यानी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर और वर्तमान तक का घटनाक्रम हमने इसमें देखा है। ये कार्टून भी हमने पढ़े थे कि सोवियत संघ जो है वो चुपके से हमें इसके चीन के साथ हाथ मिलाता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुटनिरपेक्षता। यहाँ से आज की हमारी शुरुआत होगी, आज के इस वीडियो की। इससे पहले के जो टॉपिक्स हैं, अगर वो आपने नहीं पढ़े हैं, वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की दो ध्रुवीयता को चुनौती, यानी गुटनिरपेक्षता के बारे में। तो इसका पूरा अर्थ भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्या थी ये गुटनिरपेक्षता? हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बट रहा था, यानी पूरा का पूरा विश्व अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में दो गुटों में बटा हुआ था। इसी संदर्भ में गुटनिरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यानी उसी समय बहुत सारे छोटे छोटे देश जो हैं वो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो छोटे छोटे देश हैं वो स्वतंत्र हो रहे थे। ब्रिटेन और फ्रांस की अधीनता से बहुत सारे देश स्वतंत्र हो रहे थे। तो इन नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया, किसने? गुटनिरपेक्षता आंदोलन ने। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। यानी वो देश अगर इन दोनों महाशक्तियों से अलग रहना चाहते थे तो वो गुटनिरपेक्षता आंदोलन से जुड़ सकते थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। यानी ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो शुरुआत हुई, ये जो संगठन बना, ये कैसे बना? ये जो तीन मित्र थे, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इन तीनों दोस्तों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने। देखिए, तीनों दोस्त मिले, यूगोस्लाविया, भारत और मिस्र। तीनों के जो नेता थे, यूगोस्लाविया के टिटो, भारत के नेहरू और मिस्र के नासिर। और फिर इन तीनों ने 1956 में एक बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा ने भी इनका जोरदार समर्थन किया, यानी इन दोनों ने भी इनका साथ दिया। ये पांच नेता, अब ये तीन तो ये और दोनों ये पांचों नेता मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। यानी ये पांचों देश मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में हुआ। अंडरलाइन करते चलें आप, जो भी आपको इंपॉर्टेंट, ये मैंने भी इनको हाईलाइट किया हुआ है। तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ। और यह सम्मेलन कम से कम तीन बातों की परिणति था। यानी ये सम्मेलन क्यों हुआ, इसके पीछे तीन कारण थे, मोटे मोटे तीन कारणों की परिणति। यानी
फलस्वरूप, 3 कारणों के फलस्वरूप ये सम्मेलन हुआ। वो क्या कारण थे? इन 5 देशों के बीच सहयोग, यानी ये जो 3 तो मित्र थे और 2 अन्य ने इनका साथ दिया, तो इन 5 देशों के बीच में आपसी सहयोग था और इसी वजह से इन 5 ने एक साथ ये सम्मेलन आयोजित किया। शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, यानी शीत युद्ध अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करें तो शीत युद्ध जो है वो बढ़ता जा रहा था, इन दोनों के बीच में तनाव का माहौल बढ़ता जा रहा था और इस शीत युद्ध के दायरे भी बढ़ते जा रहे थे। इस कारण भी इस सम्मेलन को आयोजित करने की आवश्यकता महसूस हुई। तीसरा कारण है अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय, यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखें तो बहुत सारे नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का उदय हुआ। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे, यानी 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में नए देश 16 नए देश उसमें शामिल हो चुके थे। तो इन जो नए देश थे इन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भागीदारी निभाई, यानी ये जो नए देश थे इन्होंने न तो अमेरिकी गुट में शामिल होना स्वीकार किया और न ही सोवियत रूस वाले गुट में शामिल होना स्वीकार किया। तो इन्होंने जो है ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में सहयोग किया और इस प्रकार ये बढ़ता गया। तो ये जो सम्मेलन था बेलग्रेड वाला सम्मेलन, इसमें ये 3 मेजर रीजंस थे, 3 मुख्य कारण थे जिनके कारण से ये सम्मेलन आयोजित हुआ 1961 में बेलग्रेड में। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में जो पहला 1961 में बेलग्रेड में हुआ उसमें 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। अंडरलाइन भी करते चले आप इनको। 2019 में, अब देखिए आप, 1961 में पहला सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें 25 सदस्य शामिल हुए और 2019 में अजरबैजान में जो सम्मेलन हुआ 18वां सम्मेलन था, ये 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन और इसमें 120 सदस्य देशों ने इसमें भाग लिया और 17 पर्यवेक्षक देश इसमें शामिल हुए। तो ये सारी चीजें आप नोट करते चलें। जैसे जैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए, यानी जैसे जैसे इसकी व्यापकता बढ़ती गई, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का रूप बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें कई तरह की राजनीतिक प्रणाली, यानी कहीं लोकतंत्र, कहीं साम्यवादी, कहीं समाजवादी, ये विभिन्न तरह की राजनीतिक प्रणाली के जो देश थे वो सब इसमें शामिल होते गए और उनके अलग अलग हित भी उनके जुड़े हुए थे। इससे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना कुछ मुश्किल है। वास्तव में ये आंदोलन है क्या, यानी ये क्या आंदोलन है? दरअसल ये आंदोलन क्या नहीं है, ये बताकर इसकी परिभाषा करना ज्यादा सरल है। यानी अगर कोई ये पूछे कि ये आंदोलन है क्या, तो है क्या इसके बजाय ये क्या नहीं है, ये बताकर इसकी परिभाषा करना ज्यादा सरल है। ये महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। अंडरलाइन कर ले, क्या है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन किसी भी महाशक्ति के गुट में शामिल नहीं होने का आंदोलन है। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब ये नहीं है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, यानी महाशक्तियों से अलग रहने की जो ये नीति है इसका मतलब ये नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं, यानी उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो अलग थलग है, ऐसा नहीं है। या वो तटस्थता का पालन करते हैं, ऐसा भी नहीं है। गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है कि आप बिल्कुल पृथक हो जाएं, अलग थलग हो जाएं, किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या परिस्थितियां हो रही है क्या नहीं हो रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ध्यान दीजिए। यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन पृथकतावाद नहीं है, अलग हो जाना नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, यानी बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर लेना, काट लेना कि हमें तो कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा। यानी 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई और अमेरिका आज़ाद हुआ। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक यानी 1914 तक अमेरिका ने अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, यानी उसने अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो अफेयर्स थे, इंटरनेशनल जो मैटर्स थे, उसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया, कोई दखल अंदाजी नहीं की। उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी, यह कहलाती है पृथकतावाद। यानी उसने कौन सी नीति अपनाई?
पृथकतावाद की नीति अपने आप को अलग थलग कर लिया उसने। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक देश हैं, जो 5 देश हैं, उनमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी अब देखिए आप कि भारत ने, और भारत जैसे अन्य जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो समर्थक देश थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे, स्थिरता बनी रहे, किसी तरह की कोई अस्थिरता का माहौल नहीं हो, और जो दोनों प्रतिद्वंदी गुट थे, अमेरिका और सोवियत संघ वाला, इन दोनों के बीच में इन्होंने सक्रिय रूप से मध्यस्थता की, मीडिएटर की भूमिका इन्होंने निभाई। दोनों के बीच में कंप्रोमाइज करने का इन्होंने काम किया। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उनकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उनके संकल्प में है। यानी गुटनिरपेक्ष देशों की जो ताकत थी वो क्या थी, उनकी ताकत की जड़ क्या थी, उनकी आपसी एकता। यानी ये सब आपस में एक थे, एकजुट थे, और महाशक्तियां द्वारा, यानी महाशक्तियां इनको अपने अपने खेमे में शामिल करना चाहती थी। उन्होंने पुरजोर कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद ये किसी भी गुट में शामिल नहीं हुए, ऐसा इनका दृढ़ संकल्प था। यही इनकी मुख्य ताकत थी। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है। समझिए आप गुटनिरपेक्षता क्या है, पूरा का पूरा चैप्टर आपको गुटनिरपेक्षता के बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है कि आप अलग रहें, बिल्कुल तटस्थ रहें, न इसकी बोले न इसकी बोले, नहीं। आपको गुटनिरपेक्षता का अर्थ है कि दोनों के मध्य मध्यस्थता करें, आप बीच बचाव करें उनके बीच में, और जिसकी गलती है उसको डांटें और जिसकी गलती नहीं है उसका पक्ष लें। ये होता है गुटनिरपेक्षता। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना, कि हम किसी भी स्थिति में युद्ध में शामिल नहीं होंगे। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। यानी तटस्थता की जो नीति का पालन करने वाले जो देश हैं, उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। कौन? जो तटस्थ होते हैं वो। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए प्रयास किए हैं। यानी इन देशों ने, कौन से? गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों के बीच होने वाले युद्ध को टालने के लिए काम किया, मध्यस्थता की भूमिका निभाई, और हो रहे युद्ध के अंत के लिए, कि मान लो कोई युद्ध हो रहा है तो उसका शीघ्र अंत कैसे हो, वो शीघ्र समाप्त कैसे हो, इसके लिए इन्होंने पुरजोर कोशिशें की है। किन्होंने? गुटनिरपेक्ष देशों ने। ये यहाँ हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक देश हैं और जो नेता हैं, जो संस्थापक सदस्य हैं, उनका बायोडाटा हम यहाँ पर देख सकते हैं। उनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी आपको क्या करना है कि इन कॉपी में ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक जो नेता हैं, इनके नाम लिखने हैं और इनके आगे इनकी संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखनी है। जैसे जोसेफ ब्राज टीटो, इनका जन्म 1892 में हुआ और 1980 में इनकी डेथ हुई। यूगोस्लाविया के ये शासक थे। 1940 से 1980 तक इन्होंने शासन किया वहाँ पर। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ ये लड़े। साम्यवादी विचारधारा के थे, सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी। यानी साम्यवादी विचारधारा के थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी। सोवियत संघ भी क्या था? साम्यवादी विचारधारा का था। यूगोस्लाविया में एकता इन्होंने कायम करने का प्रयास किया। ये है जोसेफ ब्रोज टीटो। ये है हमारे भारत के जवाहरलाल नेहरू, जो दूसरे सदस्य हैं। 1889 में 1889 में इनका जन्म हुआ, 1964 में इनकी डेथ हुई। ये तो इनका जीवन काल हुआ। भारत के ये पहले प्रधानमंत्री बने। 1947 में प्रधानमंत्री बने। 1947 से लेकर 1964 तक इन्होंने प्रधानमंत्री पद पर कार्य किया। एशियाई एकता का कार्य किया। अनौपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयास किए। अनौपनिवेशीकरण का मतलब उपनिवेश के ये खिलाफ थे। उपनिवेश का मतलब होता है किसी देश का
किसी दूसरे देश पर अधिकार करना, उसको अपना उपनिवेश बनाकर रखना, जैसे कि भारत पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। तो ये इस नीति के खिलाफ थे और निशस्त्रीकरण के भी इन्होंने पूरे प्रयास किए। निशस्त्रीकरण का मतलब हथियारों की होड़ को समाप्त करना, और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की इन्होंने वकालत की। तो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के दूसरे सदस्य हैं जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक देश हैं उसमें तीसरे जो सदस्य हैं गमाल अब्दुल नासिर। 1918 से 1970 इनका जीवन काल है। 1918 में पैदा हुए, 1970 में इनकी डेथ हुई। सन 1970 तक मिस्र के ये शासक रहे। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध, यानी अरब राष्ट्रवाद, अरब कंट्रीज थे उनके द्वारा जो राष्ट्रवाद जो फैला रहा था, और समाजवाद और साम्राज्यवाद यानी अपने साम्राज्य को बढ़ाना, दूसरे देशों को अपने अधिकार में लेना, इस साम्राज्यवाद की नीति के ये विरोधी थे और इसके लिए प्रतिबद्ध थे। स्वेज नहर का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया और इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ। तो ये थे तीसरे सदस्य। गुट निरपेक्ष आंदोलन के चौथे सदस्य हैं सुकर्णो। 1901 से 1970 के बीच में इनका जीवन काल रहा। इंडोनेशिया के पहले ये राष्ट्रपति थे। 1945 से 1965 तक ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे। स्वतंत्रता संग्राम का इन्होंने नेतृत्व किया। इंडोनेशिया का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका नेतृत्व इन्होंने किया। समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध। बांडुंग सम्मेलन के आयोजक ये रहे और सैनिक विद्रोह में तख्तापलट हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो संस्थापक देश थे उन्हें पांचवें सदस्य थे वामे एनक्रुमा। 1909 से 1972 तक इनका जीवन काल रहा। घाना के ये पहले प्रधानमंत्री रहे। 1952 से 1966 तक ये घाना के प्रधानमंत्री रहे। आज़ादी की लड़ाई के अगुवा ये रहे, अगुवा यानी नेतृत्वकर्ता। अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर रहे। नव उपनिवेशवाद का विरोध किया इन्होंने। नए उपनिवेश यानी जो दूसरे एक देश के द्वारा दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाकर रखना, इसका इन्होंने विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका तख्तापलट हुआ। तो ये 5 जो सदस्य देश थे, 5 संस्थापक देश थे। इन सभी देशों के जो नेता हैं इनके नाम और इनके आगे इनकी संक्षिप्त टिप्पणी आप कॉपी में लिखें और इनको याद भी रखें। तो आज के लिए पर्याप्त है ये टॉपिक, और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनके आगे के जो टॉपिक्स हैं, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध, ये सारे टॉपिक्स के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक बने रहिए आप मेरे साथ, देखते रहिए और घर बैठकर पढ़ते रहिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे।